अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो नहीं बनाई थी। कुछ काम की मसरूफियात की वजह से टाइम नहीं मिल रहा था। तो बहरहाल आज सोचा कि एक वीडियो बना लें। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वो है प्रायोरिटी डेट्स के ऊपर। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन्स होती हैं। शुरू में मुझे भी बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा इसको जब चीज़ें समझ में आना शुरू हुई तो बहरहाल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। और एक डिस्क्लेमर मैं देता चलूँ, मैं ना ही कोई लीगल एडवाइज़र हूँ, ना ही मैं कोई अटॉर्नी हूँ। मैं जस्ट अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और जो नॉलेज मेरे पास है, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ वही शेयर करता हूँ। अच्छा, प्रायोरिटी डेट्स के ऊपर आने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर करूँगा कि अगर कोई आपको कहे कि आपकी जो है EB-2 NIW के अंदर आप 1 साल के अंदर US पहुँच जाओगे, अगर आप ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर हैं और EB-2 NIW आप प्रोसेस करवा रहे हो और यू विल बी इन साइड US विद इन अ 1 ईयर पीरियड, तो वो आपको मतलब मिसगाइड कर रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो आपसे पैसे लेने के चक्कर में है। तो ये चीज़ क्लियर कर दें, इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी। आप पॉसिबल ही नहीं है कि आप 1 साल के अंदर EB-2 NIW के अंदर 1 साल क्या, मैं तो कहूँगा कि अगर पिटीशन फाइलिंग से लेके अगर आप वीज़ा कंप्लीशन प्रोसेस को देखोगे तो 2 साल के अंदर भी आज के हिसाब से, आज की डेट्स के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। इट विल टेक लॉन्गर देन दैट। ओके, तो प्रायोरिटी डेट होती क्या है बेसिकली? प्रायोरिटी डेट वो डेट होती है जिस डेट को आपकी जो EB-2 NIW की पिटीशन USCIS को रिसीव होती है, उस रिसीविंग डेट के ऊपर वो आपको एक डेट असाइन करते हैं, वो आपकी प्रायोरिटी डेट कंसीडर की जाती है। लेट्स सपोज अगर कोई बंदा अपनी पिटीशन आज की डेट के अंदर 21 सितंबर को अपनी पिटीशन USCIS को भेजता है और USCIS के पास वो पिटीशन 23 सितंबर 2023 को रिसीव होती है, लेट्स सपोज, तो 23 सितंबर 2023 विल बी योर प्रायोरिटी डेट। अच्छा, अब वो लोग जो अभी पिटीशन राइटिंग फेज़ के अंदर होते हैं वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि भाई हमारे लिए प्रायोरिटी डेट का, भाई आपके लिए उस टाइम प्रायोरिटी डेट को देखना लाजमी नहीं है। यू शुड बी फोकसिंग ऑन योर पिटीशन। आप अपने I-140 फॉर्म के ऊपर, आप अपने रिकमेंडेशन लेटर्स के ऊपर, आप अपने पिटीशन के ड्राफ्ट के ऊपर काम करना शुरू करें, बजाय इसके कि आप प्रायोरिटी डेट को देखें, क्योंकि वो उस टाइम तक आपके लिए यूज़फुल नहीं रहेगी, बल्कि यूज़ में नहीं है। तो अब प्रायोरिटी डेट की कंसिडरेशन कब आती हैं? जिस दिन आपकी पिटीशन अप्रूव हो जाती है। अब लेट सपोज मेरे केस के अंदर मेरी जो पिटीशन थी वो USCIS को रिसीव हुई थी 10 अगस्त 2022 को, और मेरा अप्रूवल जो आया था वो आया था आई गेस 19 दिसंबर 2022। तो अब मेरी प्रायोरिटी डेट जो वो होगी, जो इस डेट को USCIS को मेरी पिटीशन रिसीव हुई थी, दैट इज़ 10 अगस्त 2022। अब प्रायोरिटी डेट क्यों इंट्रोड्यूस की गई थी या इसका रीज़न क्या है? वो इसलिए है कि हर साल आपकी जो वीज़ा की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, लेट सपोज आपने एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया हुआ है या आपने फैमिली बेस्ड कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया हुआ है, तो हर साल आपके पास उस कैटेगरी के अंदर कुछ नंबर ऑफ वीज़ाज जो होते हैं वो लोकेट किए जाते हैं। और ये मोस्टली आपके पास जो इमिग्रेशन वाले केसेस होते हैं, फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन हो या एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन हो, तो उसके अंदर नंबर ऑफ वीज़ा स्लॉट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो उसके हिसाब से देखा जाता है कि नंबर ऑफ अप्रूव्ड पिटीशन और नंबर ऑफ अवेलेबल वीज़ाज कितने हैं। अगर नंबर ऑफ अवेलेबल वीज़ा ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ अप्रूव्ड पिटीशंस कम हैं, तो आपकी प्रायोरिटी डेट मोस्ट ऑफ द टाइम करंट ही होती है। ये दिसंबर 2022 तक ये डेट करंट थी। आपके पास जो अप्रूवल थे वो कम थे और जो नंबर ऑफ वीज़ाज अवेलेबल थे वो ज़्यादा थे EB-2 के अंदर, तो वहाँ पे वो करंट थी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस कैटेगरी को यूज़ करना शुरू किया, अप्लाई करना शुरू किया, तो अप्रूवल्स जो थे लोगों के बहुत ज़्यादा आना शुरू हुए। तो जब USCIS के पास वीज़ा कम पड़ गए और अप्रूवल ज़्यादा आ गए, तो ये डेट्स क्या होती हैं, फिर रेट्रोग्रेस होना शुरू होती हैं। तो लास्ट जो रेट्रोग्रेशन हुई थी वो पहले नवंबर 2022 से वो रेट्रोग्रेस होके जून 2022 थी या जुलाई 2022 थी। देन वो अगेन एक और बुलेटिन के अंदर वो फरवरी 2022 के अंदर रेट्रोग्रेस हुई थी। अब ये वीज़ा बुलेटिन क्या है? USCIS हर मंथ एक वीज़ा बुलेटिन रिलीज़ करता है जिसके अंदर वो इन प्रायोरिटी डेट्स की इंफॉर्मेशन देता है।
लाइकवाइज अभी जो करंट वीज़ा बुलेटिन चल रहा है वो अक्टूबर 2023 का चल रहा है, तो मतलब वो इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर होगा, लेकिन वो रिलीज़ पहले हो चुका है, ठीक है। तो अब वो वीज़ा बुलेटिन की इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? वो USCIS की वेबसाइट के ऊपर आपको हर महीने आप उसकी इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हो, लेकिन ये आप तब चेक करोगे जब आपकी पिटीशन ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है। भाई सही है। अब उसके अंदर आपके पास जब वीज़ा बुलेटिन को आप देखोगे, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो उसके टॉप के अंदर पहले फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन वालों की कैटेगरी होती है। ऑब्वियसली हम यहाँ पे EB-2 NIW की बात करते हैं तो हम इस कैटेगरी को नहीं देखेंगे। नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है वो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी होती है। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी के अंदर आप नंबर देखोगे, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कैटेगरीज वहाँ पे मौजूद होंगी। हमारा जो कंसर्न होगा, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द EB-2 NIW, हमारा जो कंसर्न है या जिस डेट को हम फॉलो करेंगे दैट इज़ बेसिकली सेकंड प्रेफरेंस कैटेगरी, क्योंकि हम EB-2 की सेकंड प्रेफरेंस कैटेगरी के अंदर फॉलोअप करते हैं। तो अब मेरे केस के अंदर मेरी डेट थी 10 अगस्त 2022, लेकिन वो डेट लास्ट मंथ तक, सितंबर तक जो थी, डेट फॉर फाइलिंग और फाइनल एक्शन डेट्स, दो डेट्स अलग अलग इसको डिवाइड किया गया है। अब डेट फॉर फाइलिंग वो डेट होती है जिसके अंदर आपको नेशनल वीज़ा सेंटर तब यूज़ करोगे जब आप US से बाहर बैठे हुए हैं और आप इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैं जब पाकिस्तान में मौजूद था तो उस टाइम पे मेरी जो डेट फॉर फाइलिंग को यूज़ करते हुए NVC ने मुझे वेलकम ईमेल भेजी थी और मैंने अपने सारे सिविल डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे सबमिट करवाए थे, और मेरे जो केस को या डॉक्यूमेंट्स को उन लोगों ने देख के मुझे डॉक्यूमेंट्री DQ, एक कॉमन टर्म यूज़ होता है, दैट इज़ डॉक्यूमेंट्रीली क्वालिफाइड। दैट मीन्स जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स USCIS को रिक्वायर्ड थे, सॉरी नेशनल वीज़ा सेंटर को रिक्वायर्ड थे, वो उनको मिल चुके हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने चेक किया हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और कोई उनमें मसला नहीं है, तो यू विल बी DQ'd, डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड, और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप इंटरव्यू की क्यू के अंदर लग जाएंगे। लेकिन जब तक ये क्या था, डेट फॉर फाइलिंग, अब दो डेट्स चल रही हैं। अभी आज की डेट के हिसाब से डेट फॉर फाइलिंग की जो मतलब डेट है वो है 1 जनवरी 2023, और आज की डेट की जब हम बात करूं, अक्टूबर वाली बुलेटिन के हिसाब से बता रहा हूं, आपकी जो फाइनल एक्शन डेट है, फाइनल एक्शन डेट वो चल रही है 8 जुलाई 2023। अब डेट फॉर फाइलिंग का मतलब ये है कि अगर आपकी प्रायोरिटी डेट 1 जनवरी 2023 से पहले, लेट सपोज अगर किसी बंदे ने नवंबर में अप्लाई किया हुआ था और उसका अप्रूवल आ चुका है, तो नेशनल वीज़ा सेंटर आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगा और आप उनको डॉक्यूमेंट्स भेजोगे और आप इंटरव्यू की क्यू के अंदर चले जाओगे। फाइनल एक्शन डेट इज़ बेसिकली द डेट जिसके ऊपर नेशनल वीज़ा सेंटर जो होगा, अगर उससे पहले की आपकी डेट होगी, लेट सपोज अगर किसी की डेट 8 जुलाई 2022 से पहले है, तो नेशनल वीज़ा सेंटर आपका इंटरव्यू स्केड्यूल कर सकता है। तो लेट सपोज अभी अगर मैं पाकिस्तान के अंदर होता, लेट सपोज, ठीक है, तो मेरी प्रायोरिटी डेट क्या है, 10 अगस्त, और अभी फाइनल एक्शन डेट क्या चल रही है, 8 जुलाई चल रही है। तो दैट मीन्स मेरा जो वीज़ा का इंटरव्यू है नेशनल वीज़ा सेंटर अभी स्केड्यूल नहीं करता। नेशनल वीज़ा सेंटर रिक्वेस्ट करता है एम्बेसी को कि भाई इसका केस रेडी हो चुका है, वीज़ा स्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, अब आप इस बंदे के केस को प्रोसेस करें और इसका इंटरव्यू जो है वो स्केड्यूल करें। लेकिन एक और मसला है, वो मसला ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास जो पाकिस्तान की इस्लामाबाद एम्बेसी है वहाँ पे बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। इवन वो लोग जिनका 2021 दिसंबर तक की प्रायोरिटी डेट है, हालांकि आज की जो फाइनल एक्शन डेट वो क्या चल रही है, 8 जुलाई 2023 है, और जिनके प्रायोरिटी डेट दिसंबर 2021 या उससे भी पहले वाले हैं, वो भी अभी तक वेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एम्बेसी बैकलॉग। तो अब आप लोगों के माइंड के अंदर शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई अब जब तक मेरी प्रायोरिटी डेट ही करंट नहीं हुई तो मैं US कैसे पहुंच चुका हूं। मैं अभी जो करंट यहाँ पे मौजूद हूँ वो मैं H1B वीज़ा के ऊपर अवेलेबल हूँ। मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, मुझे एम्प्लॉयर मिला, उसने मेरी H1B को प्रोसेस किया, और एम्प्लॉयर ने H1B को प्रोसेस करने के बाद मुझे सिर्फ कराची काउंसलेट के अंदर में गया, इंटरव्यू दिया और वीज़ा आ गई, तो मैं यहाँ पे सिंपली पहुँच चुका हूँ। अब H1B के ऊपर क्या फ़ायदे हैं? फ़ायदा ये है कि ये ड्यूअल इंटेंट वीज़ा है। ड्यूअल इंटेंट वीज़ा का मतलब ये है कि H1B के ऊपर यहाँ पे पहुँचने के बाद अब मैं अपने एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस की तरफ जा सकता हूँ। दैट मीन्स मैं अब USCIS को रिक्वेस्ट करूँगा कि आई एम इन हेयर इन US, मेरी जो पिटीशन थी, अब आप NVC को छोड़ें,
मैं यहाँ पे जो मैं अपनी पिटीशन को प्रोसेस करवाऊँगा, मैं अब USCIS के थ्रू I-485 एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस की तरफ जाऊँगा। तो हाँ, क्वेश्चन बहुत सारे कॉमन आते हैं, क्या F1 के ऊपर आप ये कर सकते हैं? F1 जो है वो ड्यूअल इंटेंट नहीं है, J जो है वो भी ड्यूअल इंटेंट वीज़ा नहीं है, B1 B2 जो विजिटर वीज़ा है वो भी ड्यूअल इंटेंट वीज़ा नहीं है। ड्यूअल इंटेंट का मतलब ये है कि आप यहाँ पे उस वीज़ा के अंदर हों जो इमिग्रेशन के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। अगर J हो, F हो, B1 B2 हो तो आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस की तरफ आप नहीं जा सकते। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। ओके, तो H1B की ऊपर हम डिटेल में शायद एक और वीडियो कर लें। पॉसिबिलिटी यही है कि बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे, तो हम श्योरली इसके ऊपर एक और अलग से वीडियो कर लेंगे। ओके, तो अब मेरे केस के अंदर मेरी प्रायोरिटी डेट और मैं किस तरीके से अब ग्रीन कार्ड को प्रोसेस करूँगा वो मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब मेरे केस के अंदर मेरी प्रायोरिटी डेट है 10th अगस्त, फाइनल एक्शन डेट क्या चल रही है वो 8 जुलाई चल रही है, और डेट फॉर फाइलिंग क्या चल रही है वो 1 जनवरी 2023 चल रही है, और फाइनल एक्शन डेट 8 जुलाई 2022 चल रही है। तो दैट मीन्स जो यूएस के अंदर मौजूद नहीं है वो वीज़ा के लिए वेट करेंगे कि जो फाइनल एक्शन डेट है वो उनकी प्रायोरिटी डेट को एक्सीड करके आगे आ जाए, अदरवाइज उनको वेट ही करना पड़ेगा। लेकिन इस महीने वाले वीज़ा बुलेटिन के अंदर एक गुड न्यूज़ ये थी कि इस मंथ के विद द स्टार्ट ऑफ द अक्टूबर 2023 USCIS जो वीज़ा एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस वाले जो लोग हैं उनके लिए जो डेट कंसीडर कर रही है वो कौन सी डेट कंसीडर करेगी, वो डेट फॉर फाइलिंग को कंसीडर कर रही है। दैट मीन्स वो लोग जिनकी पिटीशन सबमिशन डेट जो आपकी प्रायोरिटी डेट है वो 1 जनवरी 2023 से पहले है, वो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के लिए एलिजिबल है। वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो USCIS को भेजेंगे अलॉन्ग विथ I-485 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारा फिलअप करके वो USCIS को भेजेंगे, और USCIS उनके केस को आपके इंटरव्यू, बायोमेट्रिक वगैरह और एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के लिए कंसीडर करेगा। ओके, तो डेट फॉर फाइलिंग और एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस जो मैंने अभी बात की कि जिनकी प्रायोरिटी डेट 1 जनवरी 2023 से पहले की है, वो सिर्फ डेट फॉर फाइलिंग वही लोग यूज़ कर सकते हैं जो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस की तरफ जाएंगे, जो NVC प्रोसेस के लिए जाएंगे, नेशनल वीज़ा सेंटर के ऊपर इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग IVP के लिए जा रहे हैं, वो फाइनल एक्शन डेट के ऊपर ही फोकस करेंगे। बिकॉज आप लोग ऑलरेडी जो है अपने होम कंट्री के अंदर मौजूद हैं, US के अंदर नहीं है। ये ऑफ़र सिर्फ उनके लिए है जो ऑलरेडी ड्यूअल इंटेंट वीज़ा के ऊपर US के अंदर मौजूद हैं, तो उनके लिए ये फैसिलिटी, ये गुड न्यूज़ है कि वो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस की तरफ जा सकते हैं। तो वीज़ा बुलेटिन रीड करने का तरीक़ेकार, आप हर महीने की वीज़ा बुलेटिन को देखना कब शुरू करेंगे, जब आपकी पिटीशन अप्रूव हो चुकी है। मोस्ट ऑफ़ यू, जैसे मैं EB2 NIW की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी के अंदर आओगे, आप डेट फॉर फाइलिंग को और फाइनल एक्शन डेट के अंदर जाओगे। उसके अंदर भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसके अंदर हम पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये कंट्रीज़ फॉल कर रहे होते हैं, श्रीलंका हो गया, UK वगैरह, कनाडा वगैरह ये आ गए। बाकी इंडिया के लिए बहुत ही जो आपकी प्रायोरिटी डेट चल रही है वो, जो आपकी फाइनल एक्शन डेट चल रही है और डेट फॉर फाइलिंग चल रही है, वो लिटरली समझे 8 से 10 साल पीछे लगी हुई है। इसका रीज़न ही यही है कि जो इंडिया की कैटेगरी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इनके पास EB2 NIW के अप्रूवल मौजूद है, EB2 कैटेगरी के अप्रूवल मौजूद है, लेकिन नंबर ऑफ़ वीज़ा जो उनके लिए अवेलेबल है वो कम है, तो वो उन बेचारों को इतना फ़ायदा इस कैटेगरी के अंदर नहीं होता। तो ये आप जब चेक करोगे वीज़ा बुलेटिन को, EB2 NIW के अंदर जाओगे, EB2 कैटेगरी के अंदर जाओगे, और वहाँ पे आप रेस्ट ऑफ वर्ल्ड कैटेगरी के अंदर डेट फॉर फाइलिंग और फाइनल एक्शन डेट को देखोगे। ओके दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।